दोस्तों आज हम जो जिस बात पर चर्चा करना चाह रहे हैं वो सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में जो बनी थी। हमने पिछली वीडियो में उसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं कुछ उस फैक्ट छूट गए थे, उसके बारे में हम बताना चाहिए जिसको हमने नोट किया है। प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन, कोई बात प्रस्तुत करने से पहले उसका प्रॉपर्टी का मूल्यांकन किया जाता है कि वो प्रॉपर्टी कितने की है। अब ये हम जनरली समझ सकते हैं कि कोई शहर की प्रॉपर्टी है तो उसका कुछ और रेट होगा, कोई 6 लाइन की प्रॉपर्टी है उसका कुछ और रेट होगा, 4 लाइन पे होगी उसका कुछ और रेट होगा, किसी गांव क्षेत्र में होगी या नगर पालिका में होगी तो उसका डिफरेंट डिफरेंट रेट पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। उस आधार पर उसको जो है वादी पक्ष को प्रस्तुत किया जाता है। और दूसरा आता है जजमेंट होल्डर। जजमेंट होल्डर और जजमेंट डेप्टर जो कभी कभी 2 नंबर में भी पूछा जाता है। जजमेंट होल्डर ये होता है कि जिसके पक्ष में फैसला सुनाया गया, जिसके पक्ष में जो है निर्णय हो गया, उसको को जो है जजमेंट होल्डर कहेंगे। और जिसके विरुद्ध आया है वही जो है जजमेंट डेप्टर आ गया। और दूसरी बात आती है किराएदार। किराएदार पे काफ़ी कहानियाँ देखने को हमको मिलती है कि जैसे कोई किराएदार है वो किराया नहीं दे रहा है तो वो सिविल सूट करेगा, और उसको जो है सिविल सूट करता है तो वो दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रखेंगे। जैसे किराएदार ने कह दिया कि जो है हमने जो है 2 साल का एग्रीमेंट कराया था महोदय, ये हमारा जो है किरायानामा है और इसका जो है हम इतना इनका रेंट जो है चुकता करते हैं और पिछले महीनों में हमने इतना चुकता कर दिया है। तो उस बात को लेकर जो है सिविल सूट करने के लिए जो है अपने आप को प्रस्तुत किया जाता है और अपने आप को प्रूफ किया जाता है। यदि वो प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो उसे सूट को डिसमिस कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। डिसमिसल ऑफ सूट, जो हमने बताया कि जब आप वादी पक्ष जो है या अगला है दोस्तों डिसमिसल ऑफ सूट। जैसे उस किसी कोर्ट के सामने जो प्रस्तुत किए जाते हैं जो मामले, अगर वो कोर्ट के जो है देखने में ये लगता है कि अगर ये प्रूफ नहीं हो पाता है तो वादी पक्ष अपना वाद जो है प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो वहीं पर डिसमिस हो जाता है सूट। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 2 बजे के बाद वाद प्रस्तुत करते हैं तो वो जो है अगले दिन सुना जाता है। कभी कभी हम सिविल प्रक्रिया संहिता में देखते हैं कि सुबह में जो वाद प्रस्तुत की यानी 10 बजे के बाद प्रस्तुत किए गए तो उसी दिन सुना जाएगा। यदि वो 2 बजे के बाद शुरू करते हैं तो वो वाद जो है अगले दिन सुना जाएगा, यानी कि उसी दिन नहीं सुना जाएगा, अगले दिन सुना जाएगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट मैटर ऑफ जुडिक्शन। कभी कभी हम ये देखते रहते हैं कि जो फैमिली कोर्ट है, फिर उसके बाद जो है कोई दूसरा कोर्ट है, तीसरा कोर्ट है, मतलब सिविल प्रक्रिया से ही कई से जो है बटे हुए थे, यानी कि उनका जो अधिकार, ये क्षेत्राधिकार क्या है वो अलग अलग है। यानी कि जैसे राजस्व विभाग का जो अलग रहता है, फैमिली कोर्ट का अलग रहता है, इस तरीके से जो है जैसे ट्रिब्यूनल का अलग रहता है। इस जो जुडिक्शन एक बटा रहता है, न्यायालय का जो जुडिक्शन है वो कई भागों में विभाजित होता है। यदि मान लीजिए जुडिक्शन के आगे जो है कोई उससे हटकर कोई सूट करते हैं तो वो न्यायालय नहीं सुनने का जो है लायबिलिटी उसकी नहीं बनती है। फिर उसके बाद जो होता है मैंडेटरी इंजेक्शन। हम लोगों ने पढ़ा होगा रिलीफ एक्ट में जो 1963 में बना था, उसमें मैंडेटरी इंजेक्शन के बारे में पढ़ा था। जो एक तरीके जैसे कोई दवा है, अब उसकी जो है इफ़ेक्ट जो है साइड इफ़ेक्ट बहुत बुरी तरीके से पड़ रहा है। यदि कोई जो है पॉल्यूशन हो रहा है, वो पॉल्यूशन जो है दूसरे को जो है हानिकारक साबित कर दे रहा है, तो ये मैंडेटरी इंजेक्शन आ जाता है। हियर कोर्ट डिसाइडेड अ प्लेन प्लस रिटन स्टेटमेंट बराबर सूट। जैसे कोई हम लोगों ने न्यायालय में ये सोचते रहते हैं कि कोई सूट दायर हो गया। सूट कैसे दायर होता है? वो रिटन स्टेटमेंट, प्रतिवादी जो वादी पक्ष होता है वो अपना रिटन स्टेटमेंट देता है, फिर उसके बाद जो है न्यायालय के पटल पे रखा जाता है, तो ये वो जो है सूट माना जाता है। कोई पूछे ये कहा जाएगा कि सूट क्या होता है, तो ये रिटन स्टेटमेंट दिया जाता है और न्यायालय के सामने जब प्रस्तुत हो जाता है, वो जो न्यायालय संज्ञान में मामला ले लेता है तो उसे जो है सूट कहा जाता है। दोस्तों अगला टॉपिक है समरी फ्रेम कंसाइनेज। जैसे कोई वादी पक्ष जो है अपना वाद प्रस्तुत किया, 60 पेज में लिख दिया, और प्रतिवादी पक्ष जो है उसका उत्तर दिया 20 पेज में, तो
अब ये जो है न्यायालय के सामने जो है प्रस्तुत किया जाता है वो 60 पेज थोड़ी पड़ेगा, वो कहेगा कि इसका जो है शॉर्ट फॉर्म किया जाए, क्या एलिगेशन लगाए गए हैं, कितने एलिगेशन लगाए हैं, उसका उत्तर प्रतिवादी पक्ष कितने जवाब का उत्तर दिया। यदि उस बात का उत्तर नहीं दिया प्रतिवादी पक्ष तो उस न्यायालय ये मान लेगी कि उसने जो है एक्सेप्ट कर लिया। जिसका खंडन किया यानी डिनाई कर दिया तो ये न्यायालय ये मान लेती है कि उसने जो है उसको प्रूफ किया। अब आते हैं कि जो है बर्डन ऑफ प्रूफ। अब बर्डन ऑफ प्रूफ दोनों व्यक्तियों पर पड़ता है, जैसे वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष। जो वादी पक्ष होता है वो अपने आप को प्रूफ करता है कि जो एलिगेशन लगाता है वो प्रूफ करता है। अब वो जो एलिगेशन लगाया है उसके जवाबी दावे में जो प्रतिवादी पक्ष होता है, डिफेंडेंट पक्ष होता है, वो अपना जो है जवाब देता है। जवाब क्या देता है और उसको जो है प्रूफ भी करता है कि महोदय ये बात झूठी है और उस जो एलिगेशन लगाए गए हैं वहीं पर उसको जो है डिसमिसल ऑफ सूट कर दिया जाता है। इस तरीके से जो है बर्डन ऑफ प्रूफ का मामला आता है। अगला दोस्तों मेनी टाइप ऑफ कोर्ट है। जैसे सिविल प्रक्रिया संहिता में बहुत सी कोर्टें होती हैं, सत्र न्यायालय में कई जो है कोर्ट बटे होती हैं, उनका क्षेत्राधिकार बटे होते हैं। तो उसी तरीके से सिविल प्रक्रिया संहिता में कई कोर्ट होते हैं। जैसे सिविल न्यायालय के सुनने के लिए फैमिली कोर्ट हुआ, ट्रिब्यूनल कोर्ट हुआ, खेत जमीन जायदाद का मामला हो तो वो राजस्व विभाग हुआ। इस तरीके के जो है कोर्ट जो है डिवाइड होते हैं। यही जो है कोर्ट को जो है क्षेत्राधिकार प्राप्त होते हैं, उसी के आधार पर वो सूट फाइल करते हैं। अगला टाइप है अगला है टॉपिक एनी पर्सन कैन सूट फाइल। कोई भी व्यक्ति, सवाल उठता है कि कौन से व्यक्ति सूट फाइल कर सकते हैं? जो अपने आप को प्रूफ करने में सक्षम है न्यायालय के सामने वो अब सूट फाइल कर सकते हैं। अगला टॉपिक है प्रॉपर्टी राइट वायलेटेड नियरेस्ट ऑफ द कोर्ट। कोई प्रॉपर्टी जो है उसका जो है राइट का वायलेशन होता है, यानी कोई जो है विवाद पैदा होता है, तो वो एक वादी पक्ष कहा जाएगा। सबसे पहले वो अपने नज़दीकी कोर्ट नियरेस्ट ऑफ द कोर्ट में जाएगा, अपने बात को प्रस्तुत करेगा। यदि कोई जो है बम्बई का रहने वाला व्यक्ति है, आजमगढ़ ज़िले में जो कोई बात प्रस्तुत करना चाहता है, तो यानी कि जो डिफेंडेंट पार्टी है अगर वो आजमगढ़ ज़िले में रहता है तो वो आजमगढ़ की कोर्ट में भी कर सकता है और अपने भी कोर्ट में भी कर सकता है जहां पर वो व्यक्ति निवास करता है। नियरेस्ट ऑफ द कोर्ट का मतलब कि जहां पे व्यक्ति निवास करता है या उसकी सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कोई जो है ज़मीनी विवाद है, उससे जो नज़दीकी कोर्ट है उस कोर्ट में अपना मामला प्रस्तुत करे। लोअर कोर्ट फॉर स्पीडी जस्टिस, ये क्या होता है? किसी भी न्याय में जब हमको जल्द से जल्द कब न्याय मिलेगा? जब हम छोटी कोर्ट में जाएंगे, यानी कि त्वरित न्याय। नियरेस्ट ऑफ द कोर्ट जो हमने पढ़ा है, क्यों पढ़ा है? कोर्ट तो बहुत है, हम डायरेक्ट क्या कोई हाई कोर्ट जाता है? नहीं जाता है। वो कहता है कि हम देख लेंगे तुमको, जो हाई कोर्ट तक देख लेंगे। क्यों कहता है? क्योंकि पहले उसका जो है स्टेप बाय स्टेप प्रक्रियाएं जो है, पहले जो है छोटी कोर्ट, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर बाद जो हाई कोर्ट जाता है। तो इसी को बोलते हैं जो है लोअर कोर्ट फॉर स्पीडी जस्टिस। अगला टॉपिक है दोस्तों सेम कोर्ट नो अपील ओनली हायर कोर्ट। जैसे कोई जो है फैसला आ गया, न्यायालय ने जो फैसला सुना दी, तो उसी कोर्ट में जो है दोबारा प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। यानी कि जो आया है फैसला उसी कोर्ट में जो है कि न्यायालय की मर्यादा को ख्याल रखते हुए उसी कोर्ट में जो है उसी आधार पर जो मामला प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, उसको जो है हायर कोर्ट में, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है तो अब वो हाई कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट से अपना जो है अपील कराएं, ताकि जो है कोर्ट का जो बर्डन कम हो सके और कोर्ट का जो न्यायालय प्रक्रिया है समुचित रूप से चल सके। अगला टॉपिक है दोस्तों प्रतिवादी पक्ष को बार बार तंग नहीं किया जाना चाहिए। जो भी रिलीफ मांगना है एक बार में मान लिया जाए, ताकि जो है जो डिफेंडेंट पार्टी है उसको बार बार नहीं कोर्ट में बुलाया जा सकता। उसे किसी आधार पर जब फैसला सुना दिया गया है उसको उसी कोर्ट में जो है दोबारा भी नहीं बुलाया जा सकता और उसको जो है बार बार
तंग भी नहीं किया जाता है। ये जो है हमारी सिविल प्रक्रिया संहिता इस चीज़ को रोकती है। अब वो जो घर में जो छोटा बच्चा है उसको जो है हम फॉर्मल पार्टी कर सकते हैं, यानी कि वाद में जो है उसका जो है कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो है वाद को सुलझाने में वो उस राज को बचाने में घर में अक्सर छोटे बच्चे जो है सच बोलते हैं, तो उस सच्चाई को जो बयान कर देते हैं उन्हें जो है फॉर्मल पार्टी के रूप दिया जा सकता है। सेक्शन 16, 17, 18 जो सीपीसी का है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, यानी अस्थाई संपत्ति के बारे में बताता है। अस्थाई संपत्ति क्या है जो हमने टीपीए में पढ़ा है, ज़रा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि टीपीए के किस सेक्शन में इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है। आज हम जानने वाले हैं सेक्शन 16, 17, 18 में जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात आती है, और जो है सेक्शन 19 में जो है मूवेबल यानी मूव करने वाली प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है। जो इन 16, 17, 18, 19 में नहीं आती है उसे जो है सेक्शन 20 के अंतर्गत जो है सम्मिलित कर दिया जाता है। आइए जानते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी को जो है क्या प्रस्तुत किए जाते हैं। सबसे पहला है रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सबसे पहले क्या आता है, रिकवरी। कोई प्रॉपर्टी है उसको जो है फिर से आपने संज्ञान अपने में लेना, तो उसको जो है रिकवरी कहा जाता है। रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। फिर उसके बाद प्यूटेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी के बंटवारे के लिए वाद प्रस्तुत करना। फिर उसके बाद जो है सूट फॉर मार्गेज क्लोजर हुआ, फिर रिड्यूशन हुआ, फिर सेल हुआ। इस तरीके से जो है मार्गेज मतलब कहीं प्रॉपर्टी बंधक रख देते हैं कुछ समय के लिए, और 2000 रुपया मान लीजिए 2 लाख रुपये दिए, तो 2 साल के अंतर्गत कह दिया कोई व्यक्ति कि हम वापस कर देंगे तुम्हारा पैसा। तो जब पैसा वापस कर दिया है तो जो जिसने जो है मॉर्गेज किया प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लिया है, तो उस प्रॉपर्टी को वापस कर दिया जाए। यदि वो वापस नहीं कर सकता है या नहीं करता है तो वो उसके लिए वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर उसके बाद जो आता है सूट फॉर टेकिंग एनी ऑब्जेक्शन प्रॉपर्टी। इविक्शन का मतलब कि बेदखल कहा जाता है, यानी कि जो है कोई प्रॉपर्टी कब्जे में ले लिया है तो उसके बेदखल कैसे किया जाएगा, उसको सूट किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है टाइम लिमिट। टाइम लिमिट कितना होना चाहिए